हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने रीड एंड ज्ञान चैनल में। आज हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे जो इंडिया में है। जो हमारा 44th यूनेस्को साइट जुड़ा है नया, उसकी बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने यूनेस्को साइट्स की बात करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन की जब शुरुआत से हम बात करेंगे कि यूनेस्को विश्व धरोहर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारे सांस्कृतिक स्थलों है उनके विनाश की चिंताओं के बीच बात करते हुए हमें यूनेस्को धरोहर की अवधारणा से अवगत कराया। इसके बाद 1972 में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के संबंध में एक कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया, जिसे हम आमतौर पर क्या बोला जाता है, विश्व धरोहर कन्वेंशन बोला जाता है, कि किस हिसाब से हमारे जो प्राकृतिक धरोहर है उनका संरक्षण किया जाएगा। और इसमें इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई। तो 1972 में स्थापित विश्व धरोहर सम्मेलन में दुनिया में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्राकृतिक स्थलों को मान्यता संरक्षण प्रदान किया गया इसके द्वारा। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए। तो भारत के द्वारा जो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे वो किए गए थे 1977 में। 14 नवंबर 1977 को इंडिया के द्वारा जो इसे औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे और 14 नवंबर 1977 को स्वीकार करने के बाद इस स्थलों की सूची में शामिल होने के योग्य बनाया गया था। और हम बात करें कि विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। आप याद कीजिएगा और इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। आगे की बात करें तो आगे हम देख लेते हैं कि यूनेस्को क्या है और इसकी डेफिनेशन और मेंबर्स की बात कर ले और हेडक्वार्टर्स, ये सब देख लेते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम अगर यूनेस्को की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है और इसका कार्य शिक्षा, प्राकृतिक एंड सामाजिक विज्ञान एंड सांस्कृतिक विचारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पीस है उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है कि वो किस हिसाब से जो पीस है वो शिक्षा, प्राकृतिक, सामाजिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संचार के माध्यम से होगा। और वर्तमान में अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो अभी इसके मेंबर्स जो हैं वो 194 हैं और 12 जो है सह सदस्य हैं इसके। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसमें अशासकीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी संगठन शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? अशासकीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। और 73 क्षेत्रीय कार्यालय और 199 राष्ट्रीय आयोग है इसमें। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें विश्व के उत्कृष्ट धरोहर के संरक्षण हेतु रूपरेखा तैयार की। तो इसने क्या करे, जितने भी धरोहर हैं उनके संरक्षण के लिए क्या करा, रूपरेखा तैयार की। अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि जो सांस्कृतिक स्थल है उसके क्या मापदंड है। मीन्स की जो यूनेस्को स्थल होते हैं उसमें हम सांस्कृतिक मापदंड और प्राकृतिक मापदंडों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम सांस्कृतिक मापदंड की बात करें तो इसमें 6 मापदंड रखे गए हैं। कई बार पूछा जाता है कि इसमें कितने मापदंड हैं, 6 मापदंड है। इसमें है कि मानव की जो रचनात्मक प्रतिभा है उसकी उत्कृष्ट कीर्ति क्या रही, कि फ्यूचर में जो हमारे मानव हैं उनकी जो रचनात्मक कीर्तियों की उत्कृष्टि क्या रही। और सांस्कृतिक आदान प्रदान सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है ये, कि
जो संस्कृति का हमारा फ्यूचर में आदान प्रदान हुआ या सभ्यता हुआ, किसके माध्यम से हुआ, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। इसमें परंपरागत सभ्यता के अद्वितीय साक्ष्य को दर्शाया जाता है, जैसे हमारा सांची का स्तूप हो गया, वो एक अद्वितीय साक्ष्य है। वास्तुकला प्रौद्योगिकी एवं परिदृश्य का उदाहरण है ये। पारंपरिक बस्ती, भूमि और समुद्र के उपयोग कैसे हुए थे, हमने पढ़ा था, जैसे लोथल वगैरह हम पढ़ते हैं, जो हमारे पुराने हैं, या हड़प्पा, इन सब का जो क्या उपयोग रहा था। और सार्वजनिक महत्व की घटनाओं के विचारों को लिंक करता है। सो आई होप आपको समझ में होगा कि सांस्कृतिक स्थलों में हमारे कितने मापदंड हैं, 6 मापदंडों को रखा गया है। अब बात करते हैं प्राकृतिक स्थलों की। तो प्राकृतिक में रखा गया है 4 मापदंडों को। जो 4 मापदंडों को पूरा करेगा उसे किस में रखा जाएगा, प्राकृतिक में। उसमें क्या क्या आता है, उत्कृष्ट प्राकृतिक घटनाएं और उनकी विशेषताएं, पृथ्वी के विकासवादी इतिहास, कि पृथ्वी का जो विकासवादी इतिहास रहा, किस हिसाब से पृथ्वी का विकास हुआ, पारिस्थितिकी जैविक प्रक्रिया और जैविक विविधता के माध्यम से महत्वपूर्ण आवासों की मेजबानी, कि क्या क्या आवासों की मेजबानी रही थी, ये सब प्राकृतिक स्थलों में आता है। तो प्राकृतिक स्थलों में 4 मापदंड और सामाजिक स्थलों में देखा 6 मापदंड दर्शाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। हमने हमारी वीडियो यूनेस्को जो इंडिया में है उन्हीं से रिलेटेड है। अभी हम सिर्फ यूनेस्को के बारे में देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि इंडिया में जो हमारे स्थल हैं उनके बारे में। तो हाल ही में इंडिया में 2 स्थलों को शामिल किया गया है और टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए हैं, 44। इसके साथ ही 44 होने के साथ ही भारत का अब 6वां स्थान हो गया है दुनिया में, कि यूनेस्को के साइट्स होने के साथ। और यहाँ पर 44 की बात करें तो यहाँ पर ये 36 होगा। हमारे टोटल हो गए 36 की बात करें तो 36 हो गए सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 36 है, और 1 मिश्रित। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 44। 35 पहले थे, एक अभी जो शामिल हुआ है, उसके बाद ये 36 हो गए हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि कितने मिश्रित हैं। मिश्रित 1 है, प्राकृतिक 7 है, और सांस्कृतिक कितने हैं, 35 हैं। आगे बात कर लें, यूनेस्को में भारत के 44 स्थलों में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में मान्यता दी है, जिसे भावी पीढ़ी के संरक्षण के लिए योग्य है, कि हमारी भावी पीढ़ियां कल को उन्हें समझें, उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें। इनके लिए उनका संरक्षण जरूरी है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कल को भावी पीढ़ियों के लिए वो देखना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें हमारे प्राचीन मंदिर हैं, किले हैं, गुफाएं हैं, और राष्ट्रीय उद्यान हैं, और वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल है इससे। और यूनेस्को में रखने का एक और पर्पस ये हो जाता है कि इससे क्या होता है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। लोग कई बार यूनेस्को की साइड में देखते हैं, अगर किसी कंट्री में विजिट करने से पहले, कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस हिसाब से वहाँ की डेस्टिनेशन है। तो इससे भी पर्यटन के अवसर प्राप्त होते हैं अगर यूनेस्को साइट जुड़ने के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो 44वां हमारा यूनेस्को साइट जुड़ा है उसके बारे में, क्योंकि अभी रिसेंट में जुड़ा है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये है मराठा सैन्य परिदृश्य। तो मराठा सैन्य परिदृश्य को अभी हमारा जोड़ा गया है। इसमें महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु के कितने, एक किला इसमें शामिल किया गया है। तो इसे जुलाई 2025 में क्या किया गया था, यूनेस्को के 44वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और ये जो हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था पेरिस फ्रांस में, जब इसे शामिल किया गया 2025 में। और हमारे इंडिया के द्वारा इसे रिप्रेजेंट कराया जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे हमारे यूनेस्को साइट्स में हमारा रिप्रेजेंट होता है इंडिया के द्वारा। तो ये जो था, ये
47 जो है एनुअल सेशन था ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को का, जहाँ पर इसे शामिल किया गया। ये हुआ था पेरिस फ्रांस में 2025 में। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मराठा सैन्य परिदृश्य में महाराष्ट्र के कितने थे और हमारे तमिलनाडु के कितने थे। अभी हमने देखा, इनके नाम देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के देखें तो रायगढ़ किला हो गया, प्रतापगढ़ किला हो गया, शिवनेरी किला हो गया, सलहेर किला हो गया, स्वर्णदुर्ग किला हो गया, विजयदुर्ग किला हो गया, खंडेरी किला हो गया, राजगढ़ किला, पन्हाला किला, लोहगढ़ किला और सिंधुगढ़ किला शामिल थे। ये हो गए टोटल 11। और तमिलनाडु का सिर्फ एक था तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, जिंजी किला। तो जिंजी किला कहाँ का था? तमिलनाडु का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस बार मराठा सैन्य परिदृश्य है उसमें किन किन स्टेट्स के किले लिए गए हैं। तो हमने अभी देखा महाराष्ट्र और तमिलनाडु के टोटल 12, जिसमें 11 महाराष्ट्र के हो गए और एक तमिलनाडु का हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे वहाँ जो टोटल यूनेस्को साइट्स अभी हमने देखा कि टोटल हो गए हैं 44। अब हम इन 44 को एक एक करके देख लेते हैं ताकि इनमें से भी आपको क्वेश्चन बने तो आपसे टैकल हो पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको पता ही है कि आगरा का किला कहाँ पर उत्तर प्रदेश में है और इसको यूनेस्को साइट में दर्शाया गया था 1983 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1983 में ही हमारे चार जो साइट्स हैं इसमें इंक्लूड हुए थे। एक हमने अभी देखा कि आगरा का किला। सेकंड देख लेते हैं अजंता का किला, यहाँ पर अजंता का किला भी है और एलोरा का किला भी 1983 में ही हमारा इसमें शामिल किया गया था। और उत्तर प्रदेश के ताजमहल को भी 1983 में विश्व धरोहर में घोषित किया था। अगर हम यहाँ पर अजंता और एलोरा की बात करें तो अजंता की जो हमारी गुफाएं हैं उसमें टोटल हम बात करें तो 39 केव्स मिलेंगी, जो सारी की सारी हमारे बौद्धिस्ट जो है वो समर्पित है, बुद्धा को समर्पित है। और अगर एलोरा की बात करें, अगर हम यहाँ पर एलोरा गुफा की बात करें तो इसमें ये मैं रफ पेज ले लेती हूँ। एलोरा की बात करें क्योंकि मोस्ट ऑफ दैट पूछा जाता है तो इसे रिवर्स कर लीजिएगा। इसमें 34 केव्स हैं जिसमें 12 हमारे बुद्धा को समर्पित हैं, 17 हमारे हिंदू को और 5 हमारे जैन को समर्पित हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एलोरा में जो गुफाएं हैं वो किस किस को डोनेटेड है, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो महाबलीपुरम स्मारक है तमिलनाडु में, इसको 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करें कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। इसको 1984 में ही यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। और काजीरंगा आपको पता होगा, एक सैंड वाला जो गैंडा है, ये कई बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर है? मिलता है असम में मिलता है। और असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को कब यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था? 1985 में। और यहाँ पर याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। आई होप आपको ये सब फैक्ट याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट बात करें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, ये 1985 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो ये है मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य है आपका असम में और इसको जो है 1985 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। और मानस वन्यजीव विहार की बात करें तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एक एलिफेंट रिजर्व भी है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद करिएगा कि मानस वन्यजीव अभयारण्य क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी है। नेक्स्ट की बात करें खजुराहो स्मारक, ये मध्य प्रदेश में है। कई बार पूछा जाता है कि खजुराहो कहाँ पर है, तो ये है, इसको यूनेस्को धरोहर में 1986 में शामिल किया गया था। और इसकी बात करें
तो खजुराहो जो बनाया गया था वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी को 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और कर्नाटक के हम्पी को 1986 में ही विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला देख लेते हैं, गोवा का चर्च एंड कन्वेंट 1986 में विश्व धरोहर में शामिल था और पत्तदक का स्मारक जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, और 1987 में शामिल किया गया था इसे। नेक्स्ट महाराष्ट्र का जो एलिफेंटा केव्स है ये शामिल किया गया था 1987 में और इसमें टोटल 7 केव्स हैं जो मेनली किसको डोनेटेड है, ये शिवा को समर्पित है, लॉर्ड शिवा को। अगला देख लेते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ये 1987 में विश्व धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट बात करें तो चोल मंदिर कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में, 1987 में विश्व धरोहर में शामिल है। और यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 साइट्स हैं, एक नंदा देवी, एक फूलों की घाटी। नंदा देवी को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप देख लेते हैं, ये है मध्य प्रदेश में, 1989 में शामिल किया गया था। और दिल्ली का हुमायूं का मकबरा भी विश्व धरोहर साइट में शामिल है। और हुमायूं के मकबरे में आपको पता होगा ये फेमस है 4 बाग के लिए, यहाँ पर 4 बाग सिस्टम फेमस है। नेक्स्ट की बात करें तो 1993 में दिल्ली के कुतुब मीनार स्मारक को विश्व धरोहर घोषित किया गया था और 1999 में पर्वतीय रेलवे विभाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और बोध गया, अभी इलेक्शन की वजह से बिहार थोड़ा न्यूज़ में है, सो आप इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो जो बोध गया है महाबोधि मंदिर परिषद में, ये कब किया गया था, 2002 में। और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 2003 में। गुजरात का जो चंपानेर पावलगढ़ पुरातत्व पार्क है, इसको विश्व हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी को 2004 में, और दिल्ली के लाल किला परिषद को 2007 में विश्व धरोहर में जोड़ा गया था। राजस्थान के जयपुर जंतर मंतर को 2010 में विश्व धरोहर में जोड़ा गया था। और ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। तो ये सब पश्चिमी घाट में आते हैं। तो पश्चिमी घाट को किया था 2012 में। कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा इसे। राजस्थान के पहाड़ी किले को विश्व धरोहर विरासत में शामिल किया गया है। तो पहाड़ी किले कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें तो आपका गुजरात का जो पाटन मंदिर की वाव है, उसको 2014 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और यहाँ पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ये, इसको 2014 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये एक नेचुरल साइट्स हो जाती है। चंडीगढ़ के कैंपल लेक्स को विश्व धरोहर में शामिल किया गया 2016 में। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में शामिल किया गया। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में। और ये इकलौती, हमने अभी ऊपर देखा था कि मिक्स्ड साइट एक ही थी, तो यही एक मिक्स्ड साइट है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि कंचनजंगा एक इकलौती मिक्स्ड साइट है। नेक्स्ट बात करें नालंदा महाविहार। तो नालंदा महाविहार को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि अभी इसमें गवर्नमेंट ने वहाँ डेवलपमेंट भी किया हुआ है, सो ये विश्व धरोहर में शामिल है। तो गुजरात के अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित विक्टोरिया कौतिक को विश्व धरोहर में 2018 में शामिल किया गया था। राजस्थान का जयपुर शहर भी विश्व धरोहर में शामिल है। और
कालेश्वर रामप्पा टेम्पल 2021 में विश्व धरोहर में शामिल था, ये है तमिलनाडु में। तो कालेश्वर रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गुजरात के धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। नेक्स्ट बात करें तो शांति निकेतन एंड सांस्कृतिक विश्व विरासत पश्चिम बंगाल में है, जिसे 2023 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। फिर आता है कर्नाटका के होमसेल का पवित्र समूह भी विश्व धरोहर में 2023 में शामिल किया गया था। अब जो 44वां और जो 43वां है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर जो असम का अहोम राजवंश है, उसका एक टिला है, टिले का नाम है मोइदम। अब ये मोइदम क्या है? ये एक दफनाने की प्रणाली थी, जैसा कि आप चित्र में देख पाएंगे। इस टाइप से इसमें दफनाया जाता था, एक गुंबदाकार शेप में आप इसे देख सकते हैं। तो इसके विशेष आर्किटेक्चर के लिए 2024 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो ये अभी जुड़ा हुआ है 2024 में, जो आप देख पाएंगे। और 1 ईयर का जो करंट अफेयर है तो वो तो मोस्टली पूछा ही जाता है, सो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो ये क्या है? अहोम राजवंश का किला मोइदम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जिसके हमने ऊपर भी अभी डिस्कस कर लिया था कि जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया है, उसको 44वां हमने अपना विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा 44वें विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसमें तमिलनाडु का एक और महाराष्ट्र के हमने कितने देखे थे? महाराष्ट्र के 11 जो है किले शामिल हैं, और इसको 44वां यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही टोटल इंडिया में कितने यूनेस्को साइट हो जाते हैं? 44। नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।